जिसको 70 साल करीब हो गए, से ज़्यादा हो गए बने हुए, उस किताब की बहुत चर्चा हो रही है सब तरफ। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं इस किताब को लिखने में। तो उस दौर के जो देश के आला लोग थे, उन लोगों ने 2 महीने करीब 3 महीने बैठ करके लगातार चर्चा करके इस किताब को तैयार किया। 3 साल। हाँ, सॉरी, माफ कीजिएगा, करीब 3 साल। तो कोई पूछे कि किसने बनाया ये संविधान, तो जवाब कोई देगा शायद कि संविधान सभा ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो 3 साल तक इस पर मेहनत करती रही और फिर ये किताब लिखी गई। तो जिस संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया, उस संविधान सभा को किसने बनाया? तो भारत की जनता ने बनाया। वो संविधान सभा भारत की जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। तो प्रकारांतर से भारत की जनता ने संविधान को बनाया। भारत की आजादी की जो लड़ाई चली, उसका अगर इतिहास देखें हम लोग, तो करीब 200 साल का इतिहास। 200 साल की लड़ाई में, यानी गांधी जी से पहले भी ये लड़ाई होती रही है और गांधी जी के आने के बाद भी ये लड़ाई चलती रही है, जो 1947 में आकर के पूरी हुई। इस पूरे करीब 200 साल में, इस लड़ाई में इस संविधान के एक पन्ने लिखे गए। हमारा संविधान शायद दुनिया का अकेला संविधान है जिसको कानून के ज्ञाताओं ने नहीं लिखा है, जिसको विद्वानों ने नहीं लिखा है, जिसको इस देश की लड़ने वाली जनता ने लिखा है। ये बात समझने में शायद थोड़ी दिक्कत महसूस करें, क्योंकि आखिर जिन लोगों ने 3 साल बैठ कर इस पर काम किया, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक ही काम किया कि इस 200 साल की लड़ाई में करीब जितने तरह के सपने हम लोगों ने देखे, उन सारे सपनों को लिपिबद्ध करने का काम इन लोगों ने किया। इन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं है उसमें। इन लोगों ने उन सपनों को एक शब्द देने की कोशिश की, जिस हद तक भी दिए जा सकते थे शब्द। गांधी जी के आने के बाद वे सपने बहुत ज्यादा हो गए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने दौर में गांधी जी से बड़ा सपनों का सौदागर पैदा नहीं हुआ। बहुत तरह के सपने दिखाए उन्होंने हम लोगों को, और उन सपनों की छाप संविधान सभा पर पड़ी। जिसने इस संविधान को बनाया, जिन लोगों के संघर्ष ने इस संविधान को बनाया, अभी कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि उनके हाथ से एक किताब छीनने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस किताब की इतनी चर्चा है। दुनिया का हर संविधान एक ही काम करता है, चाहे वो भारत का संविधान हो या दुनिया के किसी भी मुल्क का संविधान हो, और हर मुल्क अपना संविधान बनाता है। संविधान का एक ही काम है कि वो नागरिक की पहरेदारी करता है। दुनिया का हर संविधान, भारत का संविधान भी वही काम करता है। नागरिकों के अधिकार की पहरेदारी करना संविधान का काम है। और संविधान की पहरेदारी कौन करता है? संविधान की पहरेदारी हमारी न्यायपालिका करती है। तो एक चेन बनती है। लोगों ने संविधान रचा, लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने की लड़ाई लड़ी,
उन सपनों ने संविधान सभा को प्रभावित किया। संविधान सभा ने एक संविधान रच दिया। उस संविधान को जनता के बीच में लागू करना, जनता के अधिकारों का रक्षण करना, ये संविधान की प्रमुख भूमिका है। और संविधान के रक्षण करने की भूमिका न्यायपालिका की है। इस तरह का एक चक्र बनता है। तो दुनिया में जहां कहीं भी, दुनिया के जिस कोने में भी किसी एक आदमी पर भी अत्याचार होता है, या मैं और सरल शब्दों में अगर आपको कहूं तो दुनिया के किसी कोने में अगर एक आदमी की गिरफ्तारी होती है तो सीधे न्यायपालिका को चुनौती है। जिस काम के लिए न्यायपालिका बनी है उसको चुनौती देने का काम हर वो गिरफ्तारी करती है जो दुनिया के किसी कोने में हुई है, क्योंकि दरअसल में न्यायपालिका के अस्तित्व को चुनौती देती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सत्ता जो है, कोई भी सत्ता, सारे अधिकारों को समेट लेने का नाम सत्ता है। हर सत्ता का चरित्र है कि वो धीरे धीरे हर तरह के अधिकार अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। और वो सत्ता सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है जो सारे अधिकार अपनी मुट्ठी में कर लेती है। तो मुट्ठी में अधिकार करने की कोशिश करने वाली सत्ता पर अंकुश लगाने का काम संविधान करता है, दुनिया का हर संविधान। इसलिए न्यायपालिका जो है वो उस संविधान के रक्षण का काम करती है जो संविधान सत्ता के सर्वभक्षी होने को रोकता है। इस भूमिका को समझना इसलिए जरूरी है कि इसको समझे बगैर संविधान का मतलब नहीं समझ में आता है। हमारे अभी कुछ दिन पहले जो चीफ जस्टिस थे, जो रिटायर हो गए, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक बयान अभी दिया है कुछ दिन पहले, उन लोगों को जवाब देते हुए जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के रक्षण का काम न्यायपालिका को करना चाहिए। उनको जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग, यानी न्यायपालिका की तरफ से वो बोल रहे हैं कि हम लोग विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं, हमसे आप पॉलिटिकल अपोजिशन का रोल अदा करने की अपेक्षा मत कीजिए। ये पढ़ के मुझको लगा कि चंद्रचूड़ साहब, आपकी पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई। भले आप चीफ जस्टिस बन गए हों, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई पूरी, क्योंकि आप ये समझने में चूक गए कि संविधान ने न्यायपालिका नाम की एक संस्था बनाई है जो हर वक्त अपोजिशन की भूमिका में रहने के लिए ही बनाई गई, क्योंकि उसको हर वक्त सत्ता अपने अधिकार हाथ में ले इसको रोकने का काम करना है। सत्ता की मर्यादा संविधान ने बना रखी है। बहुत दिलचस्प है हमारा संविधान। एक संस्था बनाई हुई है जिसको विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। दुनिया में भारत में एक ही संस्था है जो कानून बना सकती है। दूसरा कोई नहीं है जिसको कानून बनाने का अधिकार है। तो हमारी विधायिका जो है कानून बनाती है, उसके कानून बनाने के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए आप जो वोट डालकर सांसद चुनते हैं अपना, वो लोग जिस विधायिका में बैठते हैं उसको ये अधिकार है कि वो देश के कानून बनाए। वो सार्वभौम अधिकार है उसका। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा कि इतना बड़ा अधिकार किसी एक संस्था को दे रहे हैं तो उसका कुछ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि कानून बनाने का पूरा अधिकार तुम्हारा है, लेकिन तुमने जो कानून बनाया है वो संविधान सम्मत है कि नहीं, इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यानी सबसे बड़ी लेजिस्लेचर की चोटी जो है उसने न्यायपालिका के साथ बांध दी कि तुम कोई भी कानून बना सकते हो, तुमको पूरा अधिकार है, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ कानून संविधान सम्मत है कि नहीं,
इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यानी संसद कोई भी कानून बना ले, कितने भी बड़े बहुमत से बना ले, वो न्यायपालिका अगर असंवैधानिक करार देती है तो कानून लागू नहीं कर सकता। तो न्यायपालिका को एक इतना बड़ा अधिकार दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक और व्यवस्था खड़ी कर दी। उसने कहा कि न्यायपालिका जो भी फैसला देगी उस फैसले को संसद बहुमत से पलट दे सकती है। यानी न्यायपालिका इस भ्रम में नहीं रहे कि वो स्वयंभू है। वो भी जो फैसला करेगी उसके लिए भी वो आंसरेबल है संसद के प्रति। तो दो संस्थाएं बनाई, न्यायपालिका की और संसद की, और दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। एक दूसरी संस्था बनाई कार्यपालिका, जिसका काम है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करना। लागू करने के मामले में नौकरशाही जो है वो पूरी तरह आजाद है, लेकिन उसके हर काम की समीक्षा संसद भी कर सकती है और न्यायपालिका भी कर सकती है। यानी उसका भी अधिकार असीम नहीं है, वो भी बंधा हुआ है। यानी एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में इस तरह से बांध दिया है कि कोई भी ताकत अपने को अंतिम नहीं समझती। इसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, परस्परावलंबन। हम सभी एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल हैं। ये एक ऐसी बैलेंस बनाने की कोशिश संविधान निर्माताओं ने की, जिस कारण से 70-75 साल का जो सफर है संविधान का, ये हम लोग पूरा कर सके। इसी बात को समझने में चंद्रचूड़ साहब चूके। अपोजिशन पार्टी में और अपोजिशन में फर्क होता है। अपोजिशन पार्टी किसी भी चीज का विरोध कर सकती है, वो उसका अधिकार है। न्यायपालिका हर उस चीज का विरोध कर सकती है जो संविधान के बाहर है। तुम्हारे पास एक संविधान नाम की गीता मिली हुई है, उस गीता को पढ़ो और उस गीता के दायरे के बाहर जो जा रहा हो उसको रोको। तो अपोजिशन पार्टी का रोल और अपोजिशन का रोल दोनों दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, जिसको इस देश का चीफ जस्टिस समझ नहीं सका और एक बिल्कुल बचकाना बयान उसने दिया। आप देखेंगे कि जो 3 साल की मेहनत चली है संविधान को बनाने में, जो मैंने कहा कि आजादी की लड़ाई के समय जो मूल्य बने, उन मूल्यों को संवैधानिक भाषा में पिरोने का काम संविधान सभा ने किया। उसमें जिस आदमी ने हम लोग का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी, उन्होंने इस 3 साल की संविधान सभा की कसरत के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। अगर आप इतिहास खोलकर खोजने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने संविधान के बारे में कुछ कहा, या गांधी जी एक दिन संविधान सभा में गए, या गांधी जी ने संविधान सभा की किसी बात पर टिप्पणी की, तो आपको एक रेफरेंस भी इतिहास में नहीं मिलेगा। जैसे गांधी जी को इस बात का मतलब ही नहीं है कि आजाद देश को चलाने के लिए जो लोग कानून व्यवस्था बनाने के लिए बैठे हैं, उनका भी काम का कोई महत्व है। तो संविधान तो बन गया और संविधान अब लागू होने वाला है। तो किसी ने पूछ लिया गांधी जी से कि इतना बड़ा काम हुआ, आपने तो कभी इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो हंस के बोले कि देखो दिक्कत क्या है, ये बेचारे लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि देश चलेगा कैसे। मैं परेशान हूं कि देश बनेगा कैसे। जो बना ही नहीं उसको चलाओगे कैसे। यानी संविधान बनाने से देश नहीं बनता है। देश बनाने के लिए कुछ और भी करना पड़ता है जिसमें संविधान काम कर सके। इसको डेमोक्रेटिक टीचिंग कहते हैं। लोकतांत्रिक समझ लोगों की विकसित हो, हमारा माइंडसेट जो है वो डेमोक्रेटिक बने। क्योंकि हम लोग जिस
रास्ते से गुजर कर आए हैं, वो करीब करीब 200 साल की गुलामी का रास्ता है। तो हमारा दिमाग भी उसमें कंडीशन हुआ है। हमारी सामाजिक जो प्रक्रिया चली है वो सामंतशाही की प्रक्रिया है। आप इतना आसान मत समझिएगा कि इतनी लड़कियां यहाँ आकर बैठी हैं, ये अपने आप ही हो गया है। एक बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारे समाज में, हमारे दिमाग में चली है, तो आज इतनी लड़कियां यहाँ आकर बैठी हैं। वरना लड़कियों को हमारे साथ बैठने का अधिकार नहीं था। ये गांधी जी के नेतृत्व की कुशलता के कारण हुआ या उनके अनोखेपन के कारण हुआ कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी देश की आजादी की, उसकी रचना, व्यूह रचना उन्होंने इस तरह से की कि महिलाएं आजादी की लड़ाई की पहली कतार में लड़ने वाली सिपाही बनी। तो आजादी के बाद जब संविधान सभा बैठी संविधान बनाने के लिए, तो उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कहने की कि लड़कियों को पुरुषों के बराबर अधिकार क्यों देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को वोटिंग राइट मिले इसके लिए यूरोप में 100 साल की लड़ाई हुई है, छोटी मोटी नहीं। 100 साल की जद्दोजहद के बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर एडल्ट फ्रेंचाइज मिली। भारत में उसी कलम से पुरुषों को भी और महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिला जिस दिन संविधान सभा में यह पारित हुआ कि सबको एक वोट दिया गया। तब किसी ने उठकर कहने की हिम्मत नहीं की कि महिलाओं को कम वोट मिलना चाहिए या 4 महिलाओं का वोट एक पुरुष के बराबर मानना चाहिए। ये कमाल कैसे हुआ? तो गांधी जो कह रहे हैं कि बनाना पड़ेगा, वो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। संविधान सभा में लंबी बहस है इसके बारे में कि सबको वोटिंग राइट कैसे दे सकते हैं। कोई तो आधार होना चाहिए, कसौटी होनी चाहिए वोटिंग राइट की। दक्षिण के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जो ग्रेजुएट है सिर्फ उसको ही वोटिंग राइट होना चाहिए। लेकिन सामने आजादी की लड़ाई के लोग खड़े हैं, जो कोई भी देख रहा है कि किसान, मजदूर, इन सबको गांधी जी ने अपनी लड़ाई के अगली कतार में खड़ा कर दिया। लड़ाई तो लड़ी उन लोगों ने, मरे कटे वो लोग। तो ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई किसी को संविधान सभा में कि भाई अनपढ़ों को वोट नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र में बैठा हूं तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता थे उस समय तिलक महाराज। उन्होंने तो सार्वजनिक भाषण में कहा कि तेली चमारों को विधानसभा में जाकर क्या करना है, वहां कोई तेल निकालना है क्या? वहां तो हमारे जैसे बड़े लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान की बातें करनी है। ये तो गांधी नाम का आदमी आ गया जिसने कहा कि तुम्हारी ज्ञान की बात तब तक मतलब की नहीं है जब तक इन लोगों की समझ में नहीं आती। इन लोगों की समझ में जो ना आए वो ज्ञान की बात नहीं है। इसलिए अंत में तय हुआ कि नहीं, सबको वोट एक साथ दे दिया जाए। ये भी तय हुआ कि किसी को कम और किसी को ज्यादा वोट भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति के पास भी एक ही वोट है और राष्ट्रपति के चपरासी के पास भी एक ही वोट है। मैं कभी कभी कहता हूं कि भगवान ने जो धूप, हवा, पानी बनाया, सबके लिए समान बनाया। सूरज सुबह निकलता है तो हर के घर में रोशनी फैल जाती है। इस बराबरी का अगर इंसान ने कोई काम किया है तो सबको वोट देने का काम किया। न जाति का भेद है, न ज्ञान का भेद है, न लिंग का भेद है, किसी चीज का भेद नहीं है। हर के हाथ में एक वोट है और वो एक वोट देश की किस्मत बनाने का ट्रम्प कार्ड है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ट्रम्प कार्ड जिसके हाथ में है, आज की सत्ता उससे सबसे ज्यादा डरी हुई है। इसलिए वो चाहती है कि ये कार्ड इसके हाथ से ले लिया। उसकी अलग अलग कोशिशें हो रही हैं, अलग अलग तरह से उस पर बंदिश लगाने की कोशिशें हो रही हैं। तो एक नागरिक होने के नाते
हमारे हाथ में भी वो ट्रम्प कार्ड है। इस नाते हमको इन सारी घटनाओं की जो अगल बगल में घट रही है उस पर गहरी नजर रखनी चाहिए। किसी को भी इस बात में आंख से ओझल नहीं होना चाहिए कि जो घट रहा है उसका परिणाम मेरे हाथ में जो कार्ड आया है उस पर क्या पड़ने वाला है। तो मतदाता सूची में हमारा नाम है कि नहीं? मतदाता सूची से नाम काटा तो नहीं गया है? मतदाता सूची में अचानक नाम जोड़ तो नहीं दिए गए हैं? जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई है 30 जनवरी को 1948 में, उससे एक दिन पहले 29 जनवरी की रात में गांधी जी ने बैठकर एक ड्राफ्ट लिखा, दूसरे दिन मार दिए गए। यानी गांधी जी के हाथ से लिखा हुआ वो अंतिम डॉक्यूमेंट है जिसको गांधी जी का वसीयतनामा, विल एंड टेस्टामेंट ऑफ गांधी जी कहते हैं। वो दस्तावेज गांधी जी ने कांग्रेस के लिए लिखा क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। उसमें विचार करने के लिए उन्होंने वो भेजा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अब आजादी मिल गई है, देश आजाद हो गया है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस का रोल खत्म हो गया। अब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। कांग्रेस नाम की अब कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिए। अब जो आगे डेमोक्रेसी बढ़ेगी उसके लिए पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी अपनी एक पार्टी बना लें, लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने वाली संस्था के रूप में कांग्रेस दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से आगे जाकर खड़ी हो जाए, ये लड़ाई, ये दौड़ सही नहीं होती। इसीलिए सब एक लाइन पर खड़े हों और वहां से दौड़े और जनता का विश्वास प्राप्त करें। ये एक बात कही उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लिखा, लेकिन मैं एक नई संस्था बनाने जा रहा हूं जिसका नाम होगा लोक सेवक संघ। और ये जो लोक सेवक संघ बनेगा वो क्या क्या काम करेगा उसकी लिस्ट बनाई उन्होंने। तो अभी उस विस्तार में मैं नहीं जाता हूं कि क्या क्या काम उन्होंने लिखे, लेकिन उसमें एक काम लिखा उन्होंने कि लोक सेवक संघ का जो मेंबर होगा गांव में बैठा हुआ, उसका सबसे बड़ा काम यह होगा कि वो मतदाता सूची की जांच करेगा। उस समय उनके दिमाग में था कि मतदाता जो लिस्ट जो कि इसमें से बहुमत अल्पमत तय होने वाला है, क्योंकि और चुनाव के समय उसका बनाई हुई जो लिस्ट होगी वही मान्य की जाएगी। इतनी दूर तक उन्होंने इस डेमोक्रेसी के आगे बढ़ने के प्रवाह को समझा और उसको रोकने की कोशिश की, चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश की। और आज हम लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि हमारा नाम है कि नहीं है। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनका नाम उसमें नहीं है। हम मानते हैं जिसका नाम नहीं है उसकी बला नहीं, हम सब की बला है। अगर थोड़ा बहुत अखबार वगैरह आप लोग देखते होंगे तो अभी अभी जो विधानसभा के कुछ राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं उसमें सबसे बड़ा हंगामा इसी बात को है कि आखिरी समय में कहीं 15,000 कहीं 20,000 नए नाम जोड़ दिए गए। ये कैसे जोड़े गए, किसके आधार पर जोड़े गए, किसके आदेश से जोड़े गए, इसका जवाब किसको देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को, जो चुनाव आयोग बना हुआ है, जिसका काम ही यह है, जिसके लिए हमने उसको बनाया है कि तुम चुनाव का संचालन करो और चुनाव के बारे में उठे हुए सवालों के जवाब दो। तो हम ये पूछ लें कि भाई इतने लोगों का नाम जुड़ा या इतने लोगों का नाम कटा, ये कैसे हुआ? तो सरकार ने अभी अभी एक कानून पारित कर दिया कि चुनाव आयोग से आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, चुनाव आयोग ऐसे सवालों के जवाब नहीं देगा। तो क्या हुआ, हमारे हाथ में जो ट्रम्प कार्ड था उसकी ताकत कम हो गई, क्योंकि उस ट्रम्प कार्ड में यह अधिकार था कि हम चुनाव आयोग से पूछ सकें कि मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है, या मेरे बगल में रहने वाला आदमी तो नहीं है जिसका नाम आपने इसमें डाल दिया, ये नाम कहां से आ गया? और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ता था। सरकार ने कानून बना के धीरे से उसको निकाल दिया।
किसका अधिकार गया? चुनाव आयोग कैसे बनता है? तो संविधान ने एक व्यवस्था बना रखी है कि चुनाव आयोग का निर्माण कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक निर्णय भी दे दिया। जब इस बात पर बहुत बहस होने लगी कि चुनाव आयोग का जो निर्माण है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, अपने पसंद के लोगों को लाकर किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि चुनाव आयोग को बनाने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इन 3 लोगों की कमेटी होगी जो चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनेगी। तो एक पार्टी, शासन पार्टी का आदमी, एक विपक्ष का आदमी और एक न्यूट्रल चीफ जस्टिस, इन 3 लोगों की कमेटी रहेगी जिसको चुनाव आयोग को बनाने का अधिकार है। सरकार ने तुरंत एक नया कानून लाया और उसमें से चीफ जस्टिस को बाहर निकाल दिया और कहा कि जो चुनाव आयोग बनेगा वो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा चुना हुआ एक मंत्री और अपोजिशन का लीडर जो रहेगा, ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग बनाएंगे। यानी चुनाव आयोग में हमेशा सरकार का बहुमत रहेगा, क्योंकि 2 लोग तो उसके हैं, 3 लोगों की कमेटी है, 2 लोग उसके हैं, एक आदमी है। अगर वो विरोध भी करेगा तो अल्पमत में हो जाएगा। और तुम हमेशा लोकतंत्र में अल्पमत बहुमत का फैसला कैसे करते हो? 49 लोग अल्पमत में हैं और 51 लोग बहुमत में हैं। यही गणित है ना। तो तुमने एक ऐसी तरह की संस्था का निर्माण कर दिया, व्यवस्था बना दी, जिसमें हमेशा सरकार बहुमत में रहेगी, अल्पमत में रहेगा जो विपक्ष होगा वो। इसमें से जो चुनाव आयोग बनेगा वो हमेशा सरकार की तरफ झुका हुआ होगा। इसके बारे में किसका कान खड़ा होना चाहिए कि भाई इस तरह की अगर व्यवस्था बना रहे हो तो इस संविधान के अनुकूल है कि नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ बोलता नहीं। किसके हाथ से अधिकार कम हुआ? हमारे हाथ के कार्ड का अधिकार और कम हुआ। तो मतदाता जो है, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को चलाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, उसके अधिकार धीरे धीरे आप कम करते जा रहे हैं, उसको साइडलाइन करते जा रहे हैं। उस समय में जब संविधान हम पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है कि दरअसल में संविधान में क्या लिखा हुआ है इसका महत्व नहीं है, लोग एसर्ट कितना करते हैं, लोग जोर कितना डाल पाते हैं, इसका महत्व है। इसको गांधी जी बनाना कहते हैं कि मैं परेशान हूं कि समाज बनेगा कैसे, तुम परेशान हो कि समाज चलेगा कैसे। जो बना ही नहीं उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये मुख्य फर्क है, जिस फर्क को हम लोगों को बहुत समझना चाहिए, क्योंकि 75 साल के बाद आज एक ऐसी जगह पे हम लोग खड़े हैं जिसमें हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे हाथ का जो कार्ड है इसकी ताकत कम होती जा रही है। ताकत कम होने का मतलब है कि हम लोग अर्थहीन होते जा रहे हैं। तो 2 ताकतें हैं लोकतंत्र में, एक लोक की ताकत है, एक तंत्र की ताकत है। लोक यानी हम लोग जो बैठे हैं, जो यहां से बाहर हैं, जो करोड़ों अरबों लोग हैं, और एक है जो व्यवस्था बनी हुई है, सरकार बनी हुई है, न्यायपालिका बनी है, ब्यूरोक्रेसी बनी है, वगैरह वगैरह, वो तंत्र का हिस्सा है। इस लोक और तंत्र के बीच में जितनी ज्यादा बराबरी होगी, संतुलन होगा, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। इसमें से कोई एक ज्यादा मजबूत और एक कमजोर होगा तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो तंत्र लोक में बदल रहा है। तंत्र इतना बड़ा हो गया है, इतना भयानक हो गया है, उसके पास इतनी ताकत हो गई है कि उसके सामने लोग जो है वो अपने को बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रहे हैं। एक यूएपीए का कानून है। इस जानवर को आप लोगों ने कभी इसका नाम सुना है कि नहीं मालूम नहीं मुझको, लेकिन एक कानून बनाया सरकार ने।
उस कानून में लिखा हुआ है कि इस कानून की समीक्षा अदालत नहीं कर सकती। संविधान क्या कहता है? तुमको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए हर कानून की समीक्षा अदालत में होती है। हम एक ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इसकी आप समीक्षा नहीं कर सकते, यानी अदालत तुरंत कह सकती है कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, क्योंकि संविधान ऐसे किसी कानून की कल्पना नहीं करता है जिसकी समीक्षा अदालत में नहीं हो सके। तो जैसे ही यूएपीए का कानून बना, अगर तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसका दाखिला लेता और उसको जांचता और कहता कि संवैधानिक है कि नहीं, तो कानून वहीं गिर जाता। लेकिन वो कानून बना हुआ है, और आज की तारीख में आपको अंदाज है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो यूएपीए के कानून के तहत पिछले 10 से 15 सालों से जेलों में बंद हैं। हर कैदी की सुनवाई होती है, अदालत में पेश करना पड़ता है, गिरफ्तार करने वाले को अदालत को कारण बताना पड़ता है। यूएपीए में इसकी बंदिश नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, उसकी बेल नहीं हो सकती है। सरकार उसके ऊपर क्या आरोप लगाया है ये अदालत को बताने के लिए बाध्य भी नहीं। यानी मैं ये अपनी बात आपसे कह रहा हूं, मुझको पुलिस अभी पकड़ ले और यूएपीए में डाल दे तो इसके बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस यूएपीए के कानून में बंद लोग जेल में मर चुके हैं। अदालत चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि अदालत का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको यह पता ही नहीं कि अपोजिशन पार्टी में और अपोजिशन में फर्क क्या होता है। उसको यह मालूम नहीं है कि हर समय अपोजिशन में रहने वाली संस्था का वो प्रमुख है, क्योंकि उसका काम है अपने हाथ में जो किताब रखी हुई है उस किताब के पन्ने को पलटो और देखो कि इस बारे में संविधान कहता है क्या, कैसा हो सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो बोलो कि गलत कर रहे हो। तो तुमने क्या समझ लिया? तुमने समझ लिया कि सरकार की इच्छा के अनुसार अदालत के फैसले को उलटफेर करना ये अदालत का काम है। सारा घपला यहां से शुरू होता है। संविधान दरअसल में कानून का एक जंगल है। जंगल में क्या होता है? जंगल खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि उसमें आप रास्ता भूल जाते हैं। जंगल में घुसने से हम डरते क्यों हैं? क्योंकि जंगल के पार निकलने का रास्ता मालूम नहीं है। कानून के जंगल के सबसे बड़ा खतरा यह है कि कानून के जंगल में सबसे पहले न्याय खो जाता है। न्याय क्या है उसको खोजना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर बच क्या जाता है? अगर न्याय नहीं है तो क्या बच गया? तो जंगल बच गया। इसीलिए वकीलों की चांदी है, जजों की चांदी है, लेकिन कोई आदमी अदालत में जाते हुए घबराता है, क्योंकि अदालत का बहुत खर्चा है। अदालत में न्याय नहीं है, उस जंगल से उसको समझ में नहीं आता है कि किधर जाए, इसलिए वो उसमें जाने से डरता है। एक आंकड़ा आप देखिए, अगर इसे समझ सकिए कुछ तो आप सोचिए कि हाई कोर्ट में और हमारे जिला की अदालतें जो हैं उनमें 2023 में 5.18 करोड़ मामले लंबित हैं। यानी करीब करीब 5.25 करोड़ मामले हाई कोर्ट में और जिला अदालतों में पड़े हुए हैं जिनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। यानी 5.25 करोड़ मामलों को इस बात का इंतजार है कि कोई सुनकर उसके बारे में कहे कि ये सही है कि गलत है, यानी न्याय बताए। लेकिन इतने करोड़ मामले इन 2 अदालतों में पड़े हुए हैं 23 तक। 2 महीने के बाद अदालत फिर एक नया आंकड़ा घोषित करती है और कहती है कि इस 2 महीने में 50 लाख नए मामले और इसमें आकर जुड़ गए। यानी जो 5.25 करोड़ थे वो अब 5.5 करोड़। आज की तारीख में पता नहीं और कितने उसमें जुड़ गए हैं।
इतने मामले जिस न्याय प्रणाली में लंबित पड़े हुए हैं, उसमें न्याय की खोज आप कहां करेंगे? कौन है जो आपको बताएगा कि हम लोग जो सामाजिक प्राणी हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, आदमी में टकराहट होती रहती है, विवाद होते रहते हैं, उसके फैसले के लिए ही तो ये इतना बड़ा हाथी पाला है हमने, जिसको न्यायपालिका कहते हैं, जिसके चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक लोग बैठे हैं, उनका वेतन हम लोग भरते हैं। इस हाथी को पाला इसीलिए है कि किसी खतरे के समय में तुम फैसला कर सको। और तुम ये कह रहे हो कि 5.5 करोड़ मामले पिछले सालों से पड़े हुए हैं लंबित, उनका कोई जवाब नहीं है कि क्या होगा। यह अदालत का तंत्र है। संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है उसका ये जाल है, जिस जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। कितने जज हो, कितनी और अदालतें बने कि ये 5.5 करोड़ मामले निपटाए जाए, और उतनी अदालतें और उतने जजों का खर्च कौन समाज उठाएगा? सुप्रीम कोर्ट में 32 जजों की व्यवस्था है, वो भी कभी पूरी नहीं होती है। हमेशा 2-5 जज कम ही रहते हैं। जिला अदालतों का तो हाल ही मत पूछिए। हाई कोर्ट में कितने कम जज हैं, उसकी संख्या जानकर तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तभी तो इतने करोड़ों मामले लंबित पड़े हुए हैं। यानी ये व्यवस्था इतनी खर्चीली और इतनी महंगी हो गई है कि इसको चलाए रखना सरकार के बूते के बाहर हो गया है। ये सब बातें आपके सामने इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस परिस्थिति को समझिए कि कहां खतरा आ रहा है। बैठे बैठे हमारे हाथ से वो सब ताकतें निकल रही हैं जिनके कारण हम इस मुगालते में थे कि इस लोकतंत्र को बनाने और बचाने के काम में हमारी एक बड़ी भूमिका है। हम वोट डालने जाते हैं, ईवीएम की मशीन जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, सही है कि गलत, इसकी चर्चा हो रही है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन वोट का बटन दबाने वाला जो आदमी है, अगर उसकी ही हैसियत कुछ नहीं रह गई, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं रह गई, तो वोट की मशीन दबा करके भी हम क्या करेंगे? तो लोकतंत्र बना रहेगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर की आत्मा निकल जाएगी। और ऐसा दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है, हम ही नहीं हैं अकेले। रूस में भी हमेशा चुनाव होते हैं। एक आदमी है रूस का राष्ट्रपति पुतिन, जिसने अपने को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति घोषित करवा दिया है अपनी पार्लियामेंट के द्वारा। जिस पार्लियामेंट में किसी को खड़े होने का अधिकार पुतिन की सहमति से मिलता है, नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन वहां भी चुनाव होते हैं, वहां भी वोट डाले जाते हैं। यानी वोट डालने में, चुनाव करने में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी किसमें है? तुम्हारे अधिकार कितने बढ़ते हैं, तुम्हारे बटन दबाने से परिवर्तन कितना होता है, इसमें तुम्हारा लोकतंत्र है। तो अगर वो चीज निकल गई, तब तो एक मशीन है जिसको आप दबाने जाते हैं, उसमें क्या मजा है? संसद जो है, जो मैंने आपसे कहा कि कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन साथ ही मैंने आपसे कहा कि संसद जो है अपने आप में सॉवरेन नहीं है, क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी अदालत के साथ जुड़ी हुई है। अब हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं,
अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक नया ज्ञान हम लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि संसद संप्रभु है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जिस संविधान और जिस कानून के तहत वो उपराष्ट्रपति बने हैं, उनको उसी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि संविधान ने कहीं लिखा ही नहीं है कि संसद संप्रभु होती है। उसने तो संसद को एक खास रोल दिया है करने के लिए। उस रोल को भी ये बंदिश दी है कि तुम जो काम करोगे वो संविधान के दायरे के भीतर ही कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते हो। तो संविधान पहला वाक्य कहता है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम अपने लिए संविधान बनाते हैं और अपने ऊपर लागू करते हैं। इस वाक्य में कहीं भी संसद नहीं आती, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत का संविधान संसद बनाती है इसलिए संसद सर्वोपरि है। कहते हैं हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं, जो संसद कानून बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं और खुद से अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। तब ये बात कहां से निकल कर आई कि संसद सार्वभौम होती है? इसका कोई और छोर तो समझ में नहीं आता है। सॉवरेन एक ही है, वह है देश की जनता। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में दो शब्द चलते हैं जिससे हम लोगों का परिचय होना चाहिए। एक है लीगल सॉवरेन और एक है पॉलिटिकल सॉवरेन। एक है वो संप्रभु जो कानून के द्वारा बना है, उसकी उम्र 5 साल की है। वो कितना भी लंबा खींचेगा, 5 साल में उसकी उम्र खत्म होगी, एक नया चुनाव आएगा, उसमें से नई लीगल व्यवस्था बनेगी, वो होता है लीगल सॉवरेन। और एक है पॉलिटिकल सॉवरेन, राजनीतिक संप्रभु। वो राजनीतिक संप्रभु कभी खत्म नहीं होता है। वो कौन है? जनता है। जनता तो कभी खत्म नहीं होती है ना, वो तो हमेशा है, हर समय लीगल संप्रभु बनाने का काम करती है पॉलिटिकल संप्रभु। तो ये जो पॉलिटिकल राजनीतिक संप्रभु है, वही है जिसके पास असली ताकत है। उसकी बनाई हुई किसी ढांचे के बारे में कैसे कर सकते हो कि उसके पास असली ताकत है? क्योंकि तुम्हारी लोकसभा भी जो है, तुम्हारी संसद जो है, उसकी भी उम्र 5 ही साल की है। अगर बीच में भंग नहीं हो गई तो, बीच में तुमने दल बदल नहीं कर लिया, तो जिसकी उम्र 5 साल की है उसको सॉवरेन कहोगे अगर, तो या तो तुमको सॉवरेन का अर्थ नहीं मालूम है, स्पेलिंग नहीं मालूम। ऐसा आदमी हमारा उपराष्ट्रपति। एक देश है जर्मनी, जिस जर्मनी में एक आदमी हुआ जिसका नाम है हिटलर। हिटलर भी चुनाव के रास्ते से चुनकर राष्ट्रपति बना। वो तानाशाह बनकर के नहीं आया था, चुनाव लड़ा उसने, जीता उसने, और जो संविधान था जर्मनी का, जिसको वायमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, उस संविधान को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया उसने कि उस संविधान के द्वारा ही उसने पूरे जर्मनी में तानाशाही स्थापित करी। संविधान की मदद से संविधान के खिलाफ काम करने का काम उसने किया। इस घटना ने दुनिया भर के संविधान के विशेषज्ञों को सावधान कर दिया, कान खड़े हो गए उनके, कि वायमर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हिटलर ने जो काम किया, वो काम दुनिया में कोई भी शासक संविधान के साथ कर सकता है। इसलिए इसका कोई सेफगार्ड खड़ा करना पड़ेगा। और इसमें से एक नया कंसेप्ट सामने आया जिसको कहते हैं फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर संविधान की एक आत्मा है, उस आत्मा को प्रोटेक्ट करना है।
तो संविधान के ढांचे में शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मूल शब्द हैं जिनके आधार पर संविधान खड़ा है। हम लोग अगर अपने संविधान को देखें कि हमारे संविधान का मूल आधार कहाँ है, तो दो तीन चीजें हम लोग को तुरंत दिखाई देती हैं। एक कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्र है ये सॉवरेन है, यानी किसी के चलाए हुए नहीं चलता है, ये अपने बारे में खुद फैसला करता है, अपने निर्णय खुद लागू करता है, संप्रभु है ये। दूसरा कहता है कि ये सोशलिस्ट है, समाजवादी सोच है हमारी, हम अपनी व्यवस्था समाजवाद के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। तीसरा शब्द हमारा प्रेम्बल कहता है हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब है अपने देश में जितने भी प्रचलित धर्म हैं उन सबको हम एक नजर से देखते हैं। कोई धर्म हमारा प्यारा और कोई धर्म हमारा कम प्यारा और कोई धर्म हमारा विरोधी, ये राज्य नहीं कर सकता है। ये हमारा संविधान कहता है सेकुलर रहेंगे हम डेमोक्रेटिक हैं, हम हर चीज संविधान के हिसाब से फैसला करते हैं। पांचवी बात कहता है हम रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक सेंटर तो है, लेकिन नीचे जो सारी व्यवस्था बनी हुई है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ सेंटर से नहीं काम चलेगा। इसीलिए हम लोग जो है एक रिपब्लिक हैं, सब नीचे से व्यवस्थाएं जोड़ करके ऊपर तक पहुंचती है। ये जो सारे शब्द हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, सॉवरेन, ये शब्द नहीं है, मनुष्य जाति के सांस्कृतिक सफर में मिले हुए मोती हैं जिनको हमारे संविधान ने सजाने की कोशिश की है। ये फंडामेंटल है हमारे संविधान का। जिस वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हिटलर खेल गया था, उस समय तक इस फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं था हमारे सामने। हम शब्दों से चीजों को देखते थे, समझते थे। तो बुनियादी ढांचा क्या है हमारे संविधान का? तो दुनिया भर के संविधान विशेषज्ञों ने इस बुनियादी ढांचे का कंसेप्ट हमारे सामने रखा, जो हमारे यहां लागू नहीं था। हमारे यहाँ 1952 में एक बहुत बड़ा मुकदमा हुआ, केशवानंद भारती बनाम स्टेट। आप लोग नोट कीजिएगा, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। उस मुकदमे के समय में एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं हमारे, ननी पालकी वाले, उन्होंने ये बात उभार कर सामने रखी कि हमारे संविधान का फंडामेंटल क्या है। तब ये पांच जो बातें मैंने आपसे कही उसको उभार कर उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा हमारा संविधान इन 5 मूल्यों पर खड़ा है। तो तुम्हारा कितना भी बड़ा बहुमत हो लोकसभा में, तुम फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते हो। यानी किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि वो एक दिन ये कह दे कि हम जो है वो राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था में रहेंगे। ये करने का अधिकार तुमको नहीं है, क्योंकि हमने रिपब्लिक स्ट्रक्चर संविधान के बुनियादी ढांचे में स्वीकार किया है। ये एक बहुत नई चीज हमारे सामने आई और तब से ये फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और कहा कि कोई भी सरकार हो वो संविधान के इस बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, यानी इसके फ्रेमवर्क के भीतर ही तुमको काम करना है। एक लक्ष्मण रेखा बना दी कि भाई इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, उसके भीतर तुम जितने भी खेल खेलोगे उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा, उसको भी सही गलत बताता रहेगा, लेकिन तुम इस रेखा को अगर पार करने की कोशिश करोगे तो तुम पार नहीं कर सकते। किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है। अब लक्ष्मण रेखा बड़ी गजब की चीज है। ये तब तक बहुत अच्छी लगती है जब तक दूसरे पर लागू होती है। जहां अपने ऊपर लागू होती है वहां मुश्किल हो जाती है। सीता को भी नहीं पसंद आई लक्ष्मण रेखा, तभी तो पार कर गई उसको। लक्ष्मण रेखा का खेल यह है कि तुमको जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल में रहना, तभी तुम लक्ष्मण रेखा का पालन कर सकते हो।
तो हम सब लोगों को डेमोक्रेसी की लक्ष्मण रेखाएं बहुत पसंद आती हैं जब तक दूसरे के ऊपर लागू, लेकिन जब हमारे ऊपर लागू होने लगती हैं तब हमको बाधा लगने लगती है और तब कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदलने की, उसको धोखा देने की कोशिश करने लगते हैं। तो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आज उसको चैलेंज देने की कोशिश हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब संविधान को देखते हैं तो संविधान में तो ऐसी व्यवस्था नहीं की हुई है कि सारा चुनाव एक ही साथ होना चाहिए। व्यवस्था की हुई है कि एक ही तरह से चुनाव होने चाहिए, लेकिन विधानसभाएं किसी भी समय भंग हो सकती हैं। जब भंग होंगी तो उनका इलेक्शन अलग समय पर होगा, क्योंकि रिपब्लिक है। जो नीचे की इकाइयां हैं वो अपने बारे में अपने फैसले खुद करती हैं। तो अगर तुम वन नेशन वन इलेक्शन लागू करते हो और बीच में कोई विधानसभा भंग हो गई तो तुम क्या करोगे? वहां राष्ट्रपति शासन लगाओगे। राष्ट्रपति शासन का नियम यह है कि वो 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको पार्लियामेंट से फिर से स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा तो कोई भी सरकार किसी भी विधानसभा को भंग करके लंबे समय तक अपनी मुट्ठी में रखेगी, क्योंकि उसका समय तो तब आएगा जब 5 साल पूरे होंगे लोकसभा के, तब इलेक्शन आएगा। तब तक के लिए मेरी मुट्ठी में सरकार है। इस खतरे को पहचानिए, क्योंकि ये जो मैंने आपसे कहा था, हर सत्ता अपने हाथ में सारे अधिकार समेटना चाहती है, उसके रास्ते ढूंढती रहती है। तो जब तुम सत्ता को अपने हाथ में समेटना चाहते हो और एक लक्ष्मण रेखा सामने आकर खड़ी हो जाती है जो बाधा बन जाती है, तो तुम क्या करते हो? उस लक्ष्मण रेखा को मिटाने की कोशिश करते हो। मिटाने का रास्ता है ये। इससे विधानसभाओं के अधिकार कम होते जाएंगे। विधानसभाएं वो चेक एंड बैलेंस हैं संविधान की बनी हुई, जो सेंट्रल को रेगुलेट करती है। वो जो रेगुलेशन है वो लक्ष्मण रेखा है जो तुमको पसंद नहीं आ रही है। तुम चाह रहे हो कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस व्यवस्था में हम केंद्र में बैठ करके सबको अपने कंट्रोल में रख सकें। ये हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ सोच है। इसलिए इस झांसे में हम लोग ना आए। जो लोग आ जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या क्या, तो वन नेशन इतना हो गया है कि वन कहां गया मालूम ही नहीं चलता। ये खतरे की घंटी है। इसलिए संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है 3 खंभों की, जिसमें एक चौथा खंभा हम लोग प्रेस के रूप में जोड़ देते हैं कि 4 खंभे हैं हमारे। इसमें कोई खंभा बड़ा और छोटा नहीं है, ये समान है। सबके समान अधिकार हैं, सबके समान दायित्व हैं और सब समान रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को एंसरेबल हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित है। तो कैसी एक अच्छी सी व्यवस्था संविधान के पन्नों में बनी हुई है। इसको जब तक आप पालन करके चलते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। किसका शासन आता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, हमको कोई फिक्र नहीं है। हमको फिक्र तब होती है जब तुम एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश में लग जाते हो जो इन पन्नों के बाहर चली जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तब वो किताब नहीं रह जाती है, उसका कुछ मतलब बदल जाता है। किताब तब तक है जब तक जिल्द में बंद है। जब तुम पढ़ने लगते हो खोल करके उसको, तो उसके मतलब निकलने लगते हैं। तो संविधान के मतलब अब निकल रहे हैं। संविधान पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कैसे बन गया। संविधान पूछ रहा है कि न्यायपालिका चुप क्यों बैठी हुई है। संविधान पूछ रहा है कि चीफ जस्टिस कल रिटायर करता है और परसों राज्यसभा में जाकर बैठ जाता है, वो कैसा चीफ जस्टिस है? वो चीफ जस्टिस होने लायक है क्या?
तो इसीलिए गांधी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं, ये सारी व्यवस्थाएं उस समय में पीपुल एंटी पीपुल हो जाएंगी जब आखिरी लड़ाई होने का मौका आएगा। जब फाइनल लड़ाई होने लगेगी तो ये सारी व्यवस्थाएं लोगों के खिलाफ जाकर खड़ी होगी। इसलिए इन पर विश्वास मत करना, इनके भरोसे बैठे मत रहना। इसलिए आप देखते हैं गांधी जी कभी अदालत में अपना मुकदमा लेकर नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं कि जो क्रांति के काम हैं वो अदालत में जाकर क्या करेंगे। अदालत तो हमेशा स्टेटस को के साथ रहती है, यथास्थिति के साथ रहती है। इसलिए अपने पूरे संविधान को और उससे मिले हुए अपने अधिकारों को एक नई नजर से देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है, आवाज लगाने की जरूरत है। वो घूमता है ना आपको पहरेदारी के जागते रहो कहते हुए। लोकतंत्र में ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो जागते रहो बोलते रहे, किसी का भी शासन हो। अगर जागते नहीं रहोगे तो क्या होता है आपको मालूम है? तो सिर्फ घर में चोरी नहीं होती है, संविधान की चोरी भी होती है। आज हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वहां संविधान चोरी हो चुका है, लंबे समय से चोरी है। फेल्ड नेशन है पाकिस्तान, एक ऐसा राष्ट्र जो विफल होने की कगार पर पहुंच गया है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाए ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए ये तीनों चारों को एक साथ जोड़ करके संविधान ने व्यवस्था खड़ी की थी कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नौबत नहीं आनी चाहिए। एक कमजोर पड़े तो दूसरा उसको संभाल लेगा, न्यायपालिका कमजोर पड़े तो लेजिस्लेचर उसको संभाल ले, लेजिस्लेचर कमजोर पड़े तो न्यायपालिका उसको संभाले। एक दूसरे को इंटर बैलेंस इसीलिए किया था कि सभी एक दूसरे को संभाल कर चलेंगे तो फेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की नौबत ना है, जिससे दुनिया के बहुत सारे देश गुजरे हैं। लेकिन जो शासन में बैठे हुए हैं वो लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर दिया। इसकी किताब के सामने सर झुकाओ, इसको पढ़ो मत, क्योंकि पढ़ने से खतरे बढ़ जाते हैं। अभी तो मैंने कहा उसका संविधान चोरी हो गया है, उसके पास संविधान नाम की चीज ही नहीं बची है। तो जब तुम्हारे पास गाइड करने वाली किताब नहीं रह जाती है तब तुम क्या करते हो? अंधकार में भटकते हो। पाकिस्तान बेचारा इस दर्द से गुजर रहा है, अफसोस होता है उसको देख करके, क्योंकि अपने पड़ोस में भी है। पड़ोस की दीवार जब कमजोर होती है तो अपने घर में चोर घुसने का खतरा पड़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी भी स्वस्थ रहना चाहिए, पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी एक ऐसी चीज है जिसको तुम चुन नहीं सकते हो, तुमको बना बनाया मिलता है। जो बना बनाया मिलता है उसके साथ रहने की कला सीखनी पड़ती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तान वहीं रहने वाला है जहां है। पाकिस्तान के लोग कितना भी कुरान पढ़ लें, हम जहां हैं वहीं रहने वाले। तो हमको और पाकिस्तान को दोनों को सीखना है कि एक दूसरे के बगल में कैसे रहे। तो बगल में रहने के लिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान का वो गाइड नहीं रह गया है, इसलिए वो इतनी मुसीबत से गुजर रहा है। और हम तो उससे 10 गुने बड़े देश हैं। अगर हमारे पास कोई गाइड नहीं रह गया तो हमारे लिए तो पाकिस्तान से भी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए हमको और भी जोर से संविधान को पकड़कर जागते रहो की आवाज जितनी जोर से हम उठा सकें उतनी जोर से उठाने की जरूरत है।
मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने अभी एक वीडियो जो बहुत चल रहा है, चर्चा में है, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प और यूक्रेन नाम का एक छोटा सा देश है जो पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहा है रूस के साथ, उसका जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो दोनों बैठे हैं और दोनों के बीच में बात हो रही है। वो वीडियो हम सबको देखना चाहिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी किस्मत भी जुड़ती है। उसमें राष्ट्रपति ट्रम्प जो है वो जेलेंस्की को बता रहे हैं कि अब रूस के साथ जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो इसको बंद करो, ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, उसके साथ समझौता करो, सरेंडर करो उसके सामने, वो जो कह रहा है वो मानो, ये शांति का प्रस्ताव मैं तुमको दे रहा हूं। और वो लड़का जो है, जो नौजवान लड़का ही है जो राष्ट्रपति है अमेरिका यूक्रेन का, वो कह रहा है कि मैं पिछले 3 साल से लड़ रहा हूं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, मैं ये लड़ाई कैसे बंद कर दूं? अगर बंद करना है तो मुझको कोई गारंटी दे कि अब हमारे ऊपर फिर हमला नहीं होगा। एक छोटा सा देश, एक बहुत बड़ी शक्ति है रूस, जिसने उसके ऊपर हमला कर रखा है। क्यों हमला कर रखा है? क्योंकि रूस ये कहता है कि जो छोटा सा देश है इसको अपना निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा पड़ोसी है। ये अगर कुछ ऐसा निर्णय कर ले जिससे मुझको खतरा हो रहा है तो मैं इसको निर्णय नहीं करने दूंगा। अब सवाल है कि हर देश को जो सॉवरेन है, उन हर देश को ये अधिकार है कि वो अपने बारे में फैसला करे कि वो क्या करना चाहता है, कैसे रहना चाहता है। अगर दुनिया के बड़े देश ये तय करें कि हमारे बगल का जो छोटा देश है वो कोई फैसला नहीं करेगा, तो हमारे बगल में कौन सा बड़ा देश है? हमसे भी बड़ा, हमसे भी ताकतवर, हमसे भी ज्यादा तेज जिसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कौन सा देश है? चीन है। चीन को आप ये अधिकार देंगे कि वो हमको डिक्टेट करने लगे कि हम क्या करें और क्या न करें? अगर आप चीन को ये अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो यूक्रेन रूस को ये अधिकार कैसे दे सकते हैं? लेकिन ट्रंप उसको डांट रहा है। आज तक दुनिया की डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं हुआ है कि तुम किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने यहां आमंत्रित करो और उसको क्लासरूम के टीचर की तरह गाली दो सामने बिठाकर। ऐसा हो गया कि बातचीत के बीच में से जेलेंस्की उठकर निकल गया बाहर। जो राष्ट्रपति भोज देने वाले थे वार्ता के बाद में, वो खाना पड़ा रह गया और ट्रंप ने कहा मेरे व्हाइट हाउस से बाहर जाओ। यानी अब लोकतांत्रिक समझ इतनी ही रह गई है कि जो ताकतवर है वो अपने से छोटे को जितना अपमानित कर सके उतना अपमानित करे। हमारे मोदी जी भी 2 दिन पहले उसी दशा में होकर लौटे, जिसके बारे में प्रेस कुछ बोलता नहीं है। हमारे मोदी जी गए थे क्या करने के लिए? कि भाई टैरिफ जो लगाया जा रहा है, जो सरकार कर लगाती है किसी सामान को जब बाहर से आप मंगाते हैं, उसमें अमेरिका ट्रैफिक बढ़ा रहा है, उसको भारत के लिए कंसेशन दिया जाए, इसके लिए मोदी जी वहां गए हुए थे। और ट्रंप ने कहा कि नहीं, आप जितना हम पर लगाएंगे हम उतना आपके ऊपर लगाएंगे। आखिर में वो वार्ता नहीं हुई, मोदी जी वापस लौट आए। यानी अमेरिका अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया को जैसे चलाएंगे वैसे ही दुनिया को चलना चाहिए। अगर अमेरिका के चलाए से दुनिया चलनी है तो फिर किसी भी देश की सॉवरेनिटी का मतलब क्या रहता है? ये हमारा सवाल नहीं है, सारी दुनिया के एथिक्स का सवाल है। दुनिया के हर देश को सॉवरेनिटी का पूरा अधिकार है, उसकी सॉवरेनिटी का मान करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन आज एक अलग तरह का नजारा सामने आ रहा है। और ये ट्रंप कौन है? शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कहूं कि वो कौन है। तो इसलिए सबसे सेफ कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं।
दुनिया भर की जो सरकारें हैं उनके बीच में व्यवहार के कुछ नियम बने हुए हैं। उनके अंदर में आपको फंक्शन करना पड़ता है, चलना चाहिए। अगर आप ये दिखाने की कोशिश करें कि हम ही हैं जो सबसे बड़े हैं, इसकी शुरुआत हमने ही की है। हम लोगों को विश्व गुरु बनने का बहुत बड़ी लालसा बनी हुई है। हम विश्व गुरु हैं। क्या होता है विश्व गुरु? मालूम नहीं, आप लोगों में से कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा विश्व गुरु, हम बड़े विश्व गुरु हैं। क्या होता है विश्व गुरु? कोई कहता है सुपर पावर है। पावर तो फिर भी समझ में आता है, सुपर पावर क्या होता है? सुपर पावर तो ऊपर ही है। जिनको सुपर पावर से प्यार हो उनको जल्दी ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि सुपर पावर तो वहीं बैठा हुआ है, उससे सुपर तो कोई पावर नहीं है। तो साथ में रहने की एक कल्चर है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की सॉवरेंटी का सम्मान करते हुए तुम अगर रहते हो तो तुम सुपर पावर हो। अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम कुछ दूसरी कैटेगरी के आदमी हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जितने भी सुपर पावर थे उन्होंने बैठकर सारी दुनिया का बंटवारा कर लिया। किसके हिस्से में कौन रहेगा। अमेरिका ने कह दिया मैं एक नया देश ही दुनिया में बना देता हूं, तो इजराइल नाम का एक देश बना दिया जो कभी नक्शे पर ही नहीं था। उस समय गांधी जी ने इसके खिलाफ बयान दिया कि किसी दूसरे देश की धरती पर हथियार की ताकत से किसी दूसरे को बसा देना ये बिल्कुल इमोरल काम है, और अरबों को ये पूरा अधिकार है कि वो इजराइल को अपनी धरती पर बसने नहीं दें। उस समय से जो जंग शुरू हुई है अरब और इजराइल के बीच में, वो आज ऐसी जगह पर पहुंची है कि पिछले 2 साल से करीब गाजा पट्टी पर बम गिरा कर इजराइल ने सारा देश बर्बाद कर दिया है। उसकी पीठ पर अमेरिका खड़ा है। इसमें आपको कोई डेमोक्रेसी दिखाई देती है? इसमें आपको कोई संविधान दिखाई देता है? आखिर दुनिया भी तो किसी संविधान से चलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ देखें और अपने देश की तरफ देखें, दोनों तरफ समान रूप से इस संविधान के बाहर जाने की ताकतें बढ़ रही हैं। ये हम सब लोगों के लिए, यानी आम नागरिक के लिए खतरे की घंटी है। हम भीड़ बनकर रह जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जो कार्ड था वो कार्ड खत्म हो रहा है। भीड़ में और आदमी में फर्क क्या है? भीड़ है जिसके पास सर बहुत होते हैं, सोच नहीं होती। आदमी वो होते हैं जो सोच के साथ खड़ा होता है। तो हम लोगों को डेमोक्रेसी ने आदमी बनाने की कोशिश की थी, हम लोग भीड़ में बदले जा रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगता हो कि हम भीड़ में हैं, हम भी भीड़ में हैं, तो आपकी भला से। मुझको लगता है नहीं, हम आदमी बनकर आए हैं, बेहतर आदमी बनकर, बेहतर आदमी बनाकर काम करना चाहते हैं। तो संविधान जो है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, उसके इतने सारे मतलब हैं, जितने सारे मतलब मैं आपके सामने खोल कर रखने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान किताब नहीं है, मनुष्य जाति के देखे हुए सपने हैं, जिन सपनों को साकार करने की ताकत उस किताब से हमको मिलती है। इसलिए उस किताब की रक्षा करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आपको जागते रहो की आवाज लगानी पड़ती है। सिर्फ आवाज नहीं लगानी पड़ती है, खुद भी जागना पड़ता है। और हर जागे हुए आदमी को सावधानी के साथ बगल वाले को जगाना पड़ता है। यानी सिर्फ अपने जगह रहने का सवाल नहीं है, समाज को जगाए रखने का भी सवाल है। तो जब हम ये कहते हैं कि संविधान और मतदाता, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर स्वस्थ मतदाता नहीं है तो संविधान खोलकर पढ़ेगा कौन?
और अगर संविधान नहीं है तो मतदाता पढ़ेगा क्या? इसलिए इन दोनों का होना और इन दोनों का स्वस्थ होना हमारे लिए अपने होने के बराबर है। फिर कौन आता है, कौन जाता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन राष्ट्रपति, ये बहुत फिक्र का सवाल नहीं है। उस दायरे के भीतर रहो। कहते हैं ना, प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर तुम रूल के बाहर जाकर खेलने लगोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। अंपायर बॉलिंग करने लगे तो मैच खत्म हो गया। अंपायर का काम है सिर्फ उंगली उठाना, गलत कर रहे हो तो उंगली उठा रहा है वो। आज अंपायर किसी तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है। किसकी तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है इसमें बहुत रस नहीं है। उसको किसी की तरफ से नहीं खेलना चाहिए, ये कहने की जरूरत है। तो इस जगह पे हम लोग खड़े हैं और हर मुल्क को किसी न किसी समय ऐसे नाजुक दौर से गुजरना पड़ता है। उस समय में जनता कितनी समझदार है, जनता कितने धैर्य के साथ अपना रास्ता ढूंढती है, संविधान की रोशनी में आगे बढ़ती है, यही उस देश की, उस जनता की समझदारी के, सयानेपन की निशानी है। तो मैंने जो जेलेंस्की का उदाहरण दिया आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति का, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एक छोटा सा देश, जेब में रख लेने लायक इतना छोटा सा देश, वो एक इतनी बड़ी शक्ति का पिछले 3 साल से मुकाबला कर रहा है। यानी वो रास्ता ढूंढ रहा है। उसकी एक यूक्रेन की लड़की मुझको दिल्ली में मिली थी, उसने जो बात कही वो दिल में मेरे गड़ी हुई। शांति वांति की बात मैं कुछ कह रहा था तो उसने कहा एक बात को ध्यान रखो, तो रूस जिस दिन लड़ना बंद कर देगा उस दिन यूक्रेन बच जाएगा, क्योंकि हम तो इतने बड़े हैं। जिस दिन यूक्रेन लड़ना बंद कर देगा उस दिन यूक्रेन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लड़ रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तुम इसको शांति वांति से जोड़कर मत देखो। तो मुझको ध्यान आया कि जब पोलैंड पर हिटलर ने हमला किया था और पोलैंड वालों ने 2 दिन तक जबरदस्त उनका मुकाबला किया, तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि पोलैंड जो इस तरह से रूस, जर्मनी का मुकाबला कर रहा है वो ऑलमोस्ट अहिंसा है, हालांकि वो हथियार से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट अहिंसा है ये, क्योंकि उसने कायरता को स्वीकार नहीं किया। इस बात का की समझ हमको संविधान से मिलती है। संविधान अपने हर नागरिक को ये कहता है कि तुम हथियार मत डाल देना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुमको इतने अधिकार हैं, उस अधिकार के रक्षण के लिए, उस अधिकार के संरक्षण के लिए तुम इकट्ठे हो, क्योंकि ये सर्वग्राही सत्ता किसी भी दिन तुम्हारे अधिकार पर उंगली डालेगी। दुनिया में भी वही कोशिश हो रही है और देश में भी वही कोशिश हो रही है। इसलिए दोनों मोर्चे पर सावधान होने की जरूरत है। कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या तरीका अपनाया जा रहा है, इन पर नजर होनी चाहिए। अपनी जिम्मेवारी समझकर इन घटनाओं को देखना चाहिए, इन घटनाओं के बारे में राय बनानी चाहिए, और जैसा मैंने कहा अपनी राय दूसरे को बतानी चाहिए। तो डेमोक्रेसी एक तरह का क्लासरूम भी है, जिसमें हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की समझ को बढ़ाते हैं। समझ बढ़ती है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। तो आज शाम अगर हम लोग इतनी बात समझ कर जाएं कि हमको अपनी और एक दूसरे की समझ को लगातार बढ़ाना है, मजबूत करना है, संकीर्णताओं से बाहर निकलना है, इस देश की जो महान समन्वय की प्रथा है, प्रणाली है, संस्कृति है, उसको मजबूत बनाना है, सबको साथ जोड़कर चलना है। इसके लिए हमको भी सावधान होना है, हमको भी समझदार होना है, बगल वाले को भी सावधान करना है, समझदार बनाना है, क्योंकि हम सब लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए एक ताकत सामने आ रही है।
वो सत्ता की ताकत है। सत्ता की ताकत को नियंत्रित करने का काम जिन जिन लोगों के जिम्मे है, जिन जिन व्यवस्थाओं के जिम्मे है, वो अपना काम करें, इसका दबाव भी खड़ा करना है। तो कई तरह की भूमिकाएं लोकतंत्र के एक नागरिक के रूप में आज हमारे सामने हैं। उनको हम लोग समझें, समझाएं और सावधान हों। इतनी बात कहकर मैं आज का अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।